कि हमने पार्टी नहीं परिवार बनाया है, पूरे वर्ल्ड में विश्व को अपना बाजार बनाया, जहाँ बेरोजगारी और डेवलपमेंट। किस तरह का डेवलपमेंट? तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताना चाहता। फ्रेंड्स, आज हमारे बीच भारतीय जन जागरूकता पार्टी यानी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक श्री पंकज कमल जी हमारे बीच में हैं। इनका कहना है कि इन्होंने सामाजिक मुद्दों और सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए इस पार्टी का गठन किया है। आज के इस वीडियो में हम इनके विचारों को विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे और यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि इनकी पार्टी दूसरी पार्टियों से डिफरेंट कैसे है। पंकज कमल जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को नमस्कार साथियों। आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और चूंकि मैं आपके चैनल में आज पहली बार आया और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपके सभी प्रश्नों का बहुत तरीके से और बहुत सही जवाब दे सकूं, और आपने मुझे अपने चैनल में जगह दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज कमल जी, सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। पहले मैं कलाकार था। मैंने फिल्मों का निर्माण किया, निर्देशन किया और कलाकार भी रह चुका हूँ। साथ ही साथ मैंने क्या है, पूरे देश में आवागमन किया, हर तरह का काम हमने किया है लाइफ में। तो हर चीज़ का एक एक्सपीरियंस लिया है, चाहे वो ट्रेडिंग का हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का हो। तो कंस्ट्रक्शन भी हमारा एक अपना बिजनेस रहा है, शुरू से हमने बहुत सारा काम किया कंस्ट्रक्शन के ऊपर। तो देश में कई जगह जाना ना रहा है मेरा, और कई लोगों से हमेशा एक लाइफ में जो है ना मुलाकात रही है। तो देश में जब विभिन्न जगहों पे जाता आता रहा हूँ, इस वजह से मुझमें एक बदलाव आया है। और आप सभी मुझे जानते होंगे पंकज कमल के नाम से, और जो नहीं जानते हैं वो बिल्कुल आप एक बार सर्च करें और ज़रूर जानने की कोशिश करें। तो पंकज कमल जी, आपके दिमाग में ये कैसे आया आइडिया कि आपको एक राजनीतिक पार्टी बनानी चाहिए? जी, जैसे कि आप समझते हैं कि अगर आपको कुछ काम करना है तो कहते हैं ना, कहावत आपने सुना होगा कि अगर आपको गंदगी साफ करनी है तो नाली में उतरना पड़ेगा। बिना नाले में उतरे, बिना उसको साफ किए गंदगी साफ नहीं हो। तो हमने क्या देखा, क्योंकि मैं बहुत गौर कर रहा था, लगातार मैं कई सालों से गौर कर रहा था। किसी भी पार्टी के किसी भी वक्ता में मैंने कभी ये नहीं देखा कि देश के डेवलपमेंट के विषय में बात करें, देश को कैसे डेवलप किया जा सकता है, या देश की अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ाई जा सकती है, कैसे बेहतर किया जा सकता है, देश की प्रॉब्लम्स क्या क्या है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। इसके ऊपर कभी मैंने किसी को चर्चा करते हुए नहीं सुना। और अगर कोई चर्चा करने की कोशिश भी करता है तो तुरंत उसका जो रुख है वो मोड़ दिया जाता है। इन सब सब्जेक्ट को देखते हुए मुझे लगा कि ऐसी कोई पार्टी का निर्माण होना चाहिए जो देश हित में और देश के लिए एक नई चीज़ों को लेकर के आए और बेहतर तरीके से देश में अपना प्रेजेंस दे सके। और इसके लिए हमने इस पार्टी का निर्माण किया है, भारतीय जन जागरूकता पार्टी। पंकज कमल जी, क्या आपकी भारतीय जन जागरूकता पार्टी इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर्ड है? ये अभी इलेक्शन कमीशन में गई हुई है, और मुझे लगता है चुनाव खत्म होने के बाद, इसका रिजल्ट आने के बाद, नेक्स्ट मंथ, इस मंथ के एंड में, जो हमारा लगता है जून के एंड तक में हमारे पास रजिस्ट्रेशन आ जाए। ओके। और चुनाव चिन्ह अभी आपको मिल गया है? जी नहीं, चुनाव चिन्ह अभी नहीं मिलता है। जिस वक्त हम लोग पहला चुनाव लड़ेंगे इसमें, उस वक्त हमें जैसे इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह मिलता है, उसी तरह हमें भी चुनाव चिन्ह दिया जाएगा। और अगर उसमें से हम लोगों ने 1 या 2 सीटें जीत लेते हैं हम लोग, तो फिर हमें वो चुनाव चिन्ह जो हमारा है रेगुलर कर। ठीक है। मुझे रिसर्च में पता चला कि आपका जो चुनाव चिन्ह आप जो रखना चाह रहे हैं अभी, वो है दावात और कलम, यही है? तो ये चुनाव चिन्ह चुनने के पीछे कुछ लॉजिक होगा आपका, कुछ सोच होगी इसके पीछे? बिल्कुल। एक्चुअली हमारा हमेशा से मानना है कि देश में अगर तरक्की कर सकते हैं तो पढ़े लिखे लोग, समझदार वर्ग, पढ़ा लिखा वर्ग जो है वो एक बहुत अच्छा बदलाव ला सकता है।
क्या आप देखते हैं कि आईएएस लॉबी चलाने के लिए आईएएस ऑफिसर की जरूरत है? उसके लिए कितना पढ़ना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ये आप अच्छे से समझते हैं। और जब उससे भी ऊपर है आपका देश, तो सोचिए देश चलाने के लिए कितना पढ़ना होना चाहिए, कितना एजुकेशन होना चाहिए, इस लेवल तक लोगों की स्किल होनी चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है। लोग इसको नजरअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि पहले से कानून एक बना दिया गया है और उस वक्त बनाया गया था उस संदर्भ में, उस सिचुएशन को देखते हुए। मैं उनकी कद्र करता हूं, ऐसा नहीं है क्योंकि आज तक देश यहाँ तक पहुंचा है तो सभी की मेहनत से पहुंचा है। पर मेरा कहना है कि अगर एक किडनी का ऑपरेशन करना हो तो एक डॉक्टर जो बेहतर तरीके से ऑपरेशन कर सकता है, वहां पर एक मैकेनिक ऑपरेशन नहीं कर सकता। बिल्कुल। भावना भले उसकी हो कि मैं इसको ठीक कर दूंगा या इसका ऑपरेशन करके मैं निकाल दूंगा, मैं सक्सेस कर दूंगा, पर भावना से किडनी का ऑपरेशन नहीं हो सकता। वो टेक्निकल है, उसकी योग्यता के आधार पे ही जब डॉक्टर उसका ऑपरेशन करेगा तो जरूर वो सक्सेस होगा, मेरा ये मानना है। और इसी वजह से हमने कलम दवात उसका सिंबल रखा है। तो इस राजनीतिक पार्टी बनाने के पीछे का जो बेसिक मुद्दा है, शायद आप बेरोजगारी को लेकर चल रहे हैं। जी हाँ, बेरोजगारी और डेवलपमेंट। किस तरह का डेवलपमेंट? आप देश में देख रहे होंगे डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है। इतने सालों से लोग कहते आ रहे हैं ना, डेवलपमेंट नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? कुछ तो कारण होगा। तो इसका कारण मैं समझता हूँ कि जिसको डेवलपमेंट का डी नहीं आता है वो डेवलपमेंट कैसे कर सकता है। तो हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है कि लोग जो भावना में बह करके और टिकट ले लेते हैं या पैसे के दम पर टिकट ले लेते हैं, पर उन्हें ये नॉलेज नहीं होता। जैसे आपको एमएलए पद मिल गया, आप एमएलए बन गए, पर आपको ये पता नहीं है कि एमएलए को करना क्या है। आपको ये पता नहीं है कि मुझे किस तरीके से अपने एरिया को डेवलप करना है। आपके पास कोई विजन नहीं है डेवलप करने का। एक एमएलए को उसका विधानसभा को कैसा होना चाहिए और वो कैसे होगा, कैसा होना चाहिए और वो होगा कैसे, इसके बारे में जानकारी होनी जरूरी है। और वो तभी होगी जब आप उस योग्य होंगे, एजुकेटेड होंगे, आप उसके बारे में समझ सकेंगे, आप उसके बारे में समझ सकेंगे, उसको आप परख सकेंगे। तभी तो आप डेवलपमेंट के लिए आप डीपीआर तैयार कर पाएंगे ना, कि हाँ इस तरीके का हमारा होना चाहिए, यहाँ पे ये कॉलेज होना चाहिए, यहाँ पे यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, या यहाँ पर आपका हॉस्पिटल होना चाहिए, हॉस्पिटल इस टाइप का होना चाहिए, लोगों को कैसे इलाज करनी चाहिए। ये तो आपका नॉलेज होना चाहिए ना उसके ऊपर जी, वरना आप करवाएंगे कैसे, और ये चीज होगा कैसे, उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है, जो नहीं हो पाता है। और हम लोग समझते हैं अगर वो बहुत अच्छा आदमी है, वो तो हमारा आदमी है, चलो उसको वोट दे देते हैं, इंपॉर्टेंट है, लोग यही समझ करके वोट दे देते हैं। पर वो क्या इस काबिल है कि वो आपके जो 5 करोड़ जो आपको फंड दिया जा रहा है आपके विधानसभा को डेवलप करने के लिए, क्या वो उस विधानसभा को डेवलप करने के काबिल है, ये देखना, ये समझना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हमारा मुख्य उद्देश्य है अब की बार योग्य उम्मीदवार और हर घर में हो रोजगार। रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है और आप समझ सकते हैं कि रोजगार सरकार ने कितना आह्वान किया। रोजगार का मतलब सिर्फ नौकरी ही नहीं होता है। रोजगार का मतलब है कि आपके घर में कम से कम आपको कुछ ऐसा काम दे दिया जाए, आप इतना काम कर लो कि आप मिनिमम आपके घर में 20,000, 30,000, 40,000 आपके घर में अगर जाए तो आप सुखी जीवन जी सकते हैं, बेहतर जीवन जी सकते हैं। तो इसके लिए रोजगार का मतलब है कि आपको स्वरोजगार या नौकरी या जिस भी तरीके से आपको जोड़ा जाए ताकि आपके घर में काम करने पहुंचे। ओके। तो पंकज कमल जी, आप बताइए कि आप अगर सत्ता में आते हैं तो आप बेरोजगारी के लिए को दूर करने के लिए क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो स्किल क्षेत्र जो है, आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी दूर करने का बहुत अच्छा साधन है। ये जरूरी नहीं है कि मैं सत्ता में आऊं तभी कुछ ऐसा करूं, और इसके लिए मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे बस बिल्कुल आना है और सत्ता में आ जाना है और मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं सरकार से, गवर्नमेंट से भी, जो सत्ता में है उनसे अभी मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर आप सत्ता में हैं और चाहते हैं कि वाकई में बेरोजगारी खत्म हो,
या बेरोजगारी कम हो, देश की अर्थव्यवस्था बढ़े, तो आपके पास जितने भी जो एमएसएमई सेंटर्स हैं, जितने भी पीएमईजीपी के सेंटर्स हैं, या जितने भी आपके मुद्रा लोन्स के जो स्कीम्स हैं, ये तीनों स्कीम में आप बायबैक का सिलसिला शुरू करें। लोगों को आप बतलाएं कि अगर आप ये लोन आप लेते हैं, आप इससे अगर आप कारोबार करते हैं, जो आपने उद्योग दे रखे हैं, क्योंकि आप उद्योग उसमें शामिल किए हुए हैं कि आप इनमें से कोई उद्योग कर सकते हैं, तो अगर आप उनमें से कोई उद्योग करते हैं और उसमें सब्सिडी आपकी पास हो रही है, सब्सिडी पब्लिक की होती है, सब्सिडी का जो पैसा है वो पब्लिक का है, वो डूबना नहीं चाहिए। तो उस पे आप जो सामान मटेरियल जो बनाएंगे उसमें आप अपना एक गाइडलाइन जारी करें कि इस गाइडलाइन पे आपको मटेरियल बनानी है, प्रोडक्शन करना है, और वो सारा प्रोडक्शन जितना भी आप प्रोडक्शन करेंगे, ये सारा प्रोडक्शन सरकार बायबैक करेगी, सरकार खरीदेगी आपसे। तो इससे क्या होगा कि लोग खुलकर काम करेंगे, लोगों को जो मार्केटिंग का टेंशन है, जो बेचने का टेंशन है, वो नहीं रहेगा। और जब वो नहीं रहेगा तो आपका एक भी एमएसएमई जो है वो फेल्योर नहीं होगा, और हर कोई धनवान होगा, धीरे धीरे हर कोई सुखी होगा, और हर कोई चाहेगा कि मैं भी एमएसएमई का ये करके बिजनेस सेटअप करूं और मैं भी सरकार को बना करके माल। सरकार क्या करे, सरकार इसको इंडिया के अलावा विदेशों में भी एक्सपोर्ट करे, पूरे वर्ल्ड में विश्व को अपना बाजार बनाए और फॉरेन करेंसी को इंडिया में लेकर के आए, तभी इंडिया में करेंसी सुधरेगा, इंडिया की करेंसी मजबूत होगी और देश में देश की अर्थव्यवस्था सुधर सकती है। वरना कोई दूसरा उपाय नहीं है कि देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। हम लोग हर चीज जो है प्रोडक्शन करने के जगह पे बाहर से माल मंगवाते हैं, खरीदते हैं, और इसकी वजह से हमारा जो पैसा है, हिंदुस्तान का जो पैसा है, वो बाहर चला जाता है। और जब वो बाहर चला जाएगा तो और किसी भी सूरत में वापस नहीं आ पाता। जब वापस नहीं आ रहा है, सिर्फ जा रहा हो, तो किसी ना किसी दिन तो वो खाली हो जाएगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग डेवलप करना चाहते हैं। एक छोटा शॉर्ट वीडियो है तो इसमें मैं बहुत ज्यादा नहीं बताना चाहता, नहीं बोलना चाहता, वरना ये बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। आपकी पार्टी में जुड़ने के लिए आपने क्या शर्तें रखी है? किस तरह के लोग आपकी पार्टी में जुड़ सकते हैं? देखिए, हमारे पार्टी में जो पदाधिकारी हैं, पदाधिकारियों के लिए एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है, और मैं हमेशा पदाधिकारियों के लिए, बाकी सदस्य तो कोई भी हो सकते हैं, बिल्कुल छोटे से बिल्कुल गांव के, कस्बे के हर एक व्यक्ति हमारा सदस्य हो सकता है। पदाधिकारियों के लिए हमारे पास शर्तें हैं, क्योंकि वो अगर आप एजुकेटेड नहीं हैं, आप अगर ये स्किल नहीं रखते हैं कि आपको एसपी से कैसे बात करनी है, डीसी से कैसे बात करनी है, किसी से आप कैसे बात करके उस काम को अंजाम देना है, आपको अगर बात करने की तहजीब नहीं होगी तो हमारी पार्टी में आपकी ये जगह नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आपके पास बात करने की स्किल होनी चाहिए। तो आपने कुछ फॉर्म वगैरह रखा है कि चेकलिस्ट होगा कि आपके पास ये क्वालिटीज होनी चाहिए, ये चेकलिस्ट आप पूरा कर दें तभी आप इस पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं? देखिए, अभी तक जितना भी है, हम लोगों ने अपने, चूंकि अभी पार्टी का हम लोग वेबसाइट लॉन्च नहीं किए हैं, और इसके लिए क्या है कि अभी खुद से हम लोग चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं, और उसके आधार पर अभी हम लोगों को ये देते हैं, पोजीशन देते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद हमारा वेबसाइट लॉन्च होने जा रहा है, जिसमें कि ऑटोमेटिक आप वहां से आपको आईडी और जो आपका सर्टिफिकेट है वो मिल जाएगा। आप जब फॉर्म भरेंगे, सारा रिक्वायरमेंट आपको उसी टाइम कर लेगा वो, और रिक्वायरमेंट आप फुल करेंगे, और आपको जो, क्योंकि अगर आप पदाधिकारी बनना चाहते हैं, तो आपका आवेदन जो है ऑटोमेटिक हमारे पास आएगा, हम उसको सर्च करेंगे, देखेंगे, और उसमें हमारा एआई सिस्टम है, वो आपको वेरीफाइड कर लेगा, चेक कर लेगा, और उसके बाद फिर हम लोग उसको ओके कर देंगे, तो आप पदाधिकारी हमारे बन जाएंगे। और आपने बताया था, माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ, आपने बताया था कि आपकी पार्टी से जुड़ने के लिए एक पार्टिकुलर टेस्ट देना पड़ेगा, उसमें क्वालिफाई करते हैं तभी आप जुड़ सकते हैं? वो कैंडिडेट के लिए है सर, जो चुनाव में खड़ा होगा, चुनाव में जो खड़ा होगा, प्रत्याशी जो होगा, उसके लिए। तो इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, क्या इसका ब्लूप्रिंट आपके पास तैयार है? बिल्कुल, और अभी एक्चुअली मैंने आपको उस दिन, कल भी मैंने बतलाया था, आपसे बात जब हुई थी, मैंने आपको बतलाया था कि पहला चुनाव जो है हमारा, क्योंकि अभी हमें पहले स्टेबल होना है, लोगों तक जाना है, और
पहले हमें अपने माध्यम से चूज करके लोगों को सेलेक्ट करना है और उसके बाद हम लोग जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उनके पास कोई दाग नहीं होना चाहिए, उनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा विधानसभा प्रत्याशी बनने के लिए। फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं होगा तो हम लोग उनको विधानसभा प्रत्याशी के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं कर सकेंगे। उनका अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं होगा तो हम लोग उनको प्रोजेक्ट नहीं कर सकेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए। और नेक्स्ट जब हम लोग ये विधानसभा चुनाव लड़ लेंगे और मान लिया अगर 5-10 सीट भी लाते हैं हम लोग और हम लोग सरकार में आते हैं, तो फिर हम लोग क्या है, सरकार में आने के बाद एक पहचान बन जाती है, पार्टी की एक पहचान बन जाती है। उसके बाद हम लोग वो फेज में जाएंगे जिसमें कि आपको हमारी वैकेंसीज निकलेंगी, फॉर्म निकलेगा विधानसभा प्रत्याशियों के लिए, प्रत्याशी पद के लिए हर स्टेट में। और जब फॉर्म होगा, फॉर्म में क्राइटेरियाज होंगे, उसको आप अगर आप उसको सक रहे हैं, आप देख रहे हैं कि मैं इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर पा रहा हूँ, तब आप फॉर्म भरेंगे। फिर हम लोग उसको कलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप एग्जामिनेशन देंगे। एग्जाम होने के बाद आपका एक इंटरव्यू होगा जिसमें कि हमारे 7 लोगों का पैनल होगा, जो बिल्कुल IAS IPS लॉबी होगी, रिटायर्ड जजों की लॉबी होगी। और ये लॉबी आपका टेस्ट लेंगे। टेस्ट लेने के बाद, और ये चूंकि जो एग्जामिनेशन हो, ये इंटरव्यू जो होगा, ये लाइव टेलीकास्ट होगा। जब लाइव टेलीकास्ट होगा तो आप समझ पाएंगे कि ये कितना काबिल व्यक्ति है, जो और इनका क्या विजन है, ये आप वहां पर समझ पाएंगे, देख पाएंगे। और उसके बाद जो कैंडिडेट सेलेक्ट होगा उनको हम लोग पार्टी की तरफ से टिकट देंगे। और हर सब्जेक्ट के लिए अलग होगा, जैसे कि इस मंत्रालय के लिए अलग क्राइटेरियाज होंगे, आपके लिए शिक्षा मंत्रालय के लिए अलग क्राइटेरिया होगा, हर मंत्रालय के लिए अलग अलग क्राइटेरियाज होगा और उसके लिए अलग अलग से एग्जामिनेशन और अलग तरीकों से तैयारी की जाएगी। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई बंदा को आप टिकट दे रहे हैं और आप ये चाह रहे हैं कि इसे मैं वित्त मंत्री बनाऊंगा, तो उसके पास उस लेवल की फाइनेंस की क्वालिटी होनी चाहिए, उसका नॉलेज होना चाहिए। बिल्कुल, आप उसका एग्जाम लेंगे, उसका इंटरव्यू लेंगे, अगर वो आपके परखने का जो तरीका है उस पर अगर वो खरे उतरते हैं तभी आप उसको चुनाव में उतारेंगे। जी बिल्कुल। ओके, कई बार ये भी होता है कि कई बार आदमी एग्जाम देता है, कोई एलिजिबल कैंडिडेट है, वो एग्जाम दिए और आपके एग्जाम में वो फेल कर गया और उससे कम एलिजिबल कैंडिडेट आपका एग्जाम पास कर लेता है, उस कंडीशन में क्या होगा फिर? देखिए, ये हर जगह होता है, परंतु क्योंकि इसमें क्या है कि हम लोग एक फेज देंगे। 3 लोगों को मिनिमम सिलेक्शन 3 लोगों की होगी, उनको 3 महीना मार्केट फील्ड में छोड़ा जाएगा और किनका क्या एलिजिबिलिटी है वो हम लोग देखेंगे फील्ड में, फील्ड वर्क के हिसाब से कौन क्या वर्क कर पा रहा है, पब्लिक के लिए क्या वर्क कर पा रहा है, पब्लिक को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने आप को पार्टी को पब्लिक के बीच में कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि उनकी शैली क्या होगी। देखिए, जो एजुकेटेड होगा, एक योग्यता रखता होगा, उनकी बात करने की शैली, उनका टॉकिंग वे बहुत जबरदस्त होगा। और जब आप ऐसे प्रत्याशी को सेलेक्ट करके फिर आप मैदान में उतारेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि इससे बेस्ट कोई ऑप्शन होगा। और लोग भी जो पदाधिकारी हैं, जैसे IAS ऑफिसर, IAS लॉबी है या IPS लॉबी है या जो भी टीचर फैकल्टीज वगैरह, ये सब जो भी लॉबीज हैं, वो उनको इसलिए रिस्पेक्ट करेंगे क्योंकि वो देखे होंगे कि किस लेवल से आया बंदा और कितना ये भी जो क्राइटेरिया उसको फुलफिल करके आया है, वो काबिलियत उसकी पता चलेगी। तो इसमें मुझे लगता है कि धीरे धीरे एक बदलाव आएगा। और ऐसा कुछ नहीं है, होता है कभी अगर भूल चूक ऐसा हो जाए तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, पर ऐसा मुझे नहीं लगता है कि जिस तरीके से हम लोग लेना चाह रहे हैं कुछ ऐसा हो। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि पहले से जो बंदा ग्रूम्ड है वो इस पार्टी में आए और इस पार्टी में आने के बाद भी उसकी ग्रूमिंग आप करेंगे, उसको उस लेवल का बनाएंगे, ये आप कहना चाह रहे हैं? तो पंकज कमल जी, इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट के अनुसार अभी देश में 8 नेशनल पार्टियां हैं, 57 रीजनल लेवल की पार्टियां हैं और 2,500 से ऊपर अनरिकग्नाइज पार्टियां हैं। झारखंड में भी बात करें तो 2 जो नेशनल पार्टियां हैं, 2 रीजनल पार्टियां हैं जो कि सेमी नेशनल पार्टियां बोलती है, और 20 से ऊपर ज़्यादा क्षेत्रीय पार्टियां हैं और 12 से 13 ऐसी पार्टियां हैं जो कि अभी एक्टिव नहीं है। तो इन सब पार्टियों के बीच में आपकी पार्टी कैसे डिफरेंट है? ये हमारी पार्टी की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हमने पार्टी नहीं, परिवार बनाया है और हमारी पार्टी का हर एक सदस्य हमारा परिवार है।
और जो भी हमने इसमें एक बहुत अच्छा मुहिम स्कीम हम लोग शुरू कर रहे हैं पार्टी के तहत। जैसे ही हमारी पार्टी अभी वेबसाइट हमारा लॉन्च होगा, वेबसाइट लॉन्च होने के बाद हमारे जितने भी मेंबर्स हैं वो सब रजिस्टर्ड हो जाएंगे वेबसाइट पे। और जो भी हमारा रजिस्टर्ड मेंबर है, रजिस्टर्ड मेंबर में हमारे परिवार का जो रजिस्टर्ड सदस्य है, उनके घर में अगर कभी भी किसी भी तरह का घटना, जैसे कि उनके घर में अगर अकस्मात किसी की मृत्यु हो जाए या उनके घर में किसी के कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो, या अगर वो बेटी की शादी कर रहे हो या बहन की शादी कर रहे हो, या अगर वो रोजगार पाना चाहते हो, इन चारों सूरतों पे, इन चारों सिचुएशंस में पार्टी उनके साथ खड़ी है, उनको योगदान देगी, सहयोग करेगी। और वो सहयोग 2000 5000 ऐसा नहीं होगा, वो सहयोग मिनिमम 2 लाख 3 लाख 5 लाख ऐसे होगा। और वो सहयोग होगा, आपको रिटर्न नहीं करना है, वापस नहीं करना है। ये पार्टी का परिवार का हर एक सदस्य 10-10 रुपया की मदद से उनको सहयोग करेगा, क्योंकि वो पार्टी का परिवार है। कल किसी के घर में भी ये घटना हो सकती है, तो ये सिर्फ हम लोग एक सहयोग कोष बना रहे हैं, जिस सहयोग कोष से सिर्फ और सिर्फ सहयोग ही किया जाएगा। उस कोष का इस्तेमाल पार्टी के किसी भी दूसरे कार्य में नहीं किया जाएगा। और वहां जो सहयोग कोष लोग होता है ना, इतना फंड कहां से लाएंगे, आप कैसे इतने लोगों को मदद कर सकते हैं? तो ये फंड हमारे पार्टी के जो सदस्य हैं वो सिर्फ 10 रुपए की मदद से कर सकते हैं। क्राउड फंडिंग करेंगे पार्टी के अंदर ही। बिल्कुल। ओके, ठीक है पंकज कमल जी। तो मैंने आपका झंडा देखा था जी, उसमें आपने रेड कलर भी यूज किया है, केसरिया भी है, ग्रीन भी है, व्हाइट भी है ना, ब्लू भी है, और उसमें येलो कलर से मिलता जुलता भी एक कलर है। तो आप इन कलर का जो कॉम्बिनेशन है, इसके बारे में मुझे थोड़ा सा शॉर्ट में बताइए कि इतने कलर रखने के पीछे क्या लॉजिक है झंडे में। देखिए, मैंने आपको बताया कि हमारा जो पार्टी है वो एक परिवार की तरह है, और परिवार में हर तरह के लोग हैं। हमारी पार्टी में किसी भी जात पात को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। सभी जात सभी धर्म हमारे एक हैं। हमारी पार्टी में मुख्य उद्देश्य हमारा है कि हमारी पार्टी जो है वो हिंदुस्तान को प्रेजेंट करेगी, भारत देश को प्रेजेंट करेगी। हम लोग भारत देश के नागरिक हैं, और सभी नागरिकता का, सभी नागरिकों का एक ही अधिकार है, एक वोट एक अधिकार। तो इसमें हम लोग किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे, इसलिए हर जाति हर धर्म को हमने संजोया है। और रेड जो कलर आप देख रहे होंगे, ये हमारी क्रांति का प्रतीक है। अगर इन सब चीजों से, सबके बावजूद अगर कुछ ऐसी घटना घट रही है जहां पर हमें आंदोलन करना या क्रांति करने की जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग वो भी करने के लिए तैयार हैं। और सबके ऊपर आप देखे होंगे कि हमारे पास कलम और दवात का सिंबल है। वो हमने इसलिए रखा है कि इन सभी जाति धर्मों के बीच हमारा सबसे बड़ा हथियार है हमारा एजुकेशन, पढ़ाई, शिक्षा। तो ये हमारा सबसे बड़ा हथियार है। ये चीज लेकर के हमने इस फ्लैग को इस मकसद के साथ रखा है। ओके, पंकज कमल जी, मैं बाल ठाकरे की बात करता हूँ। बाल ठाकरे जी ने बहुत ग्राउंड लेवल से शुरुआत किया था। उन्होंने क्या किया था कि गांव से लेकर शहर तक ग्राम सभा का आयोजन किया था और उसका एक अध्यक्ष बना दिया था। तो मोहल्ले के झगड़े हो तो वो ग्राम सभा सुलझा देती थी, मोहल्ले की कोई भी प्रॉब्लम हो तो ग्राम सभा सुलझा देती थी। तो वहाँ से उन्होंने ग्रास रूट पे काम करना शुरू किया, और जब 1966 में उन्होंने अपना पार्टी बनाने का घोषणा किया था, तो 50,000 लोगों का उनका टारगेट था, लेकिन उस चुनाव में, उस सभा में आए थे 2 लाख से ऊपर लोग। ठीक है, और उन्हें क्या किया था, 150 से ऊपर सीटों पे अपने कैंडिडेट्स को उतारे थे विधानसभा में, और उनकी पार्टी 15 सीट जीती थी। झारखंड विधानसभा में 82 सीट्स है, एक सीट मनोनीत के लिए होता है, तो मैं 81 मान के चलता हूँ। झारखंड विधानसभा में मान लेते हैं कि आपने टोटल सीट पे अपने कैंडिडेट्स को खड़ा किया, आपको कितनी सीटें मिल जाएगी तो आप अपने आप को सफल समझेंगे पहले चरण में? देखिए, पहला चरण में चूंकि ये नवंबर में चुनाव होना है, और मुझे प्रतीत हो रहा है कि नवंबर शायद बहुत जल्द हो जाएगा चुनाव आयोग के लिए, चूंकि अभी लोकसभा का चुनाव जस्ट खत्म हुआ है, तो ये जनवरी के आसपास में चुनाव जाएगा आई थिंक। ये मेरा मानना है, पर हो सकता है नवंबर में ही हो जाए। तो नवंबर बहुत कम समय है, और फिर भी हम लोग चूंकि इसमें 50 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारने की तैयारी कर रहे हैं। 10 सीटों में उम्मीदवारों का चयन हो चुका है,
जिसमें से हमें फिक्स पता है कि हम लोग जो सीट लाने वाले हैं वो 5 सीट तो हमारा मैक्सिमम मिनिमम कम से कम आना है। 5 सीट पे हमारी जो तैयारी है, ग्राउंड वर्क है, उसमें हमें बिल्कुल 1% का भी डाउट नहीं है। पर जो और भी सीटें हैं उस पे भी जो हम लोग जिस तरीके से हम लोग काम करने वाले हैं, और ये लोकसभा के बाद हम लोग ग्राउंड पे दिखना शुरू हो जाएंगे, लगातार आपको दिखेगा कि हम काम कर रहे हैं। और जो हम लोगों के साथ कन्वर्सेशन और लोगों के साथ जो काम करके अपना जगह बना रहे हैं, हम लोग हवाबाजी करके या किसी की बुराई करके किसी को बुरा बोल करके हम अच्छा बनना नहीं चाहते। हम लोग काम करके अच्छा बनना चाहते हैं। तो काम करके हम लोग जो अपना ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, उसके मुताबिक मुझे लगता है कि मिनिमम हम लोगों को 10 सीटें तो आनी चाहिए, जो हमारा प्रयास है। 10 सीटें अगर आपको आ जाती है तो ये एक बहुत बड़ी जीत होगी आपके लिए, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि 10% सीटें जितना एक नई पार्टी के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। तो आपने ये 10 सीटों का आंकड़ा कैसे निकाला? आपने ग्राउंड पे किसी तरह का रिसर्च किया, किसी तरह का एग्जिट पोल करवाया था आपने? कैसे आपको पता लगा कि 10 सीट आपका फिक्स है एक तरह से, या एक संभावना है आने का? देखिए, अभी तो हमारा ये एक संभावना है, और संभावना में ऐसा है कि हम लोग जमीन स्तर पर काम कर रहे हैं। हम लोग किसानों के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें 15,000 किसानों को हम लोग डायरेक्ट अपने परिवार से जोड़ रहे हैं और डायरेक्ट उनको लाभ मिलता है। तो 15,000 परिवार जब आपके साथ जुड़ता है, किसानों का परिवार जुड़ता है, और उसमें भी 5,000 महिलाओं का परिवार अलग से है और 5,000 पुरुषों का परिवार अलग से है, मतलब 25,000 परिवारों के साथ हम लोग डायरेक्ट वे में जुड़ रहे हैं एक विधानसभा। तो आप समझिए कि 25 चौके 100, मतलब अगर 3 वोट भी अगर पर कैंडिडेट मिले तो 75,000 वोट आपके पास एकदम घरेलू वोट है, वो आपका अपना हो जाता है, क्योंकि आप उनके साथ काम कर रहे हैं और आपसे उनको लाभ हो रहा है, कंटिन्यूअस लाभ हो रहा है। तो मेरा मानना है कि कोई 5 साल में जा करके आपको 2,000, 1,500, 2,000 रुपए देता हो और आप उसको वोट दे देंगे, तो ये अब तक चलता आ रहा होगा। पर मेरा मानना है कि जब अगर आप उनका चूल्हा जला रहे हैं, उनके साथ रेगुलर आप हर महीने आप उनको आमदनी दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि वो व्यक्ति आपको हर महीना आमदनी देने वाले को छोड़ करके किसी एक व्यक्ति को जो 2,000 या 1,500 रुपया उसको 5 साल के बाद आकर के दे दे और उसको वोट करे, तो ये मैं नहीं मानता। तो इसके लिए जहाँ जहाँ हम लोगों ने ये काम कर रखा है या कर रहे हैं हम लोग, वहाँ हमारी जीत सुनिश्चित है। और इसके अलावा भी जहाँ पर हम लोग करना चाह रहे हैं या जो एजेंडा हम लोग तैयार कर रहे हैं और जो हम लोग लोगों की मदद करने की शुरुआत करने जा रहे हैं और लघु उद्योग से लोगों को जोड़ने की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो इससे नया माहौल क्रिएट होगा, बहुत जबरदस्त माहौल क्रिएट होगा। आप समझ सकते हैं कि आपके घर में अगर किसी की डेथ हो गई है, उस वक्त आपको कितनी पीड़ा होती है, और उस पीड़ा में जब भारतीय जन जागरूकता पार्टी का परिवार आपके साथ शामिल होता है और आपको आर्थिक मदद करता है, 2 लाख 3 लाख रुपए का जो आपका खर्च होता है वो पार्टी करती है आपके लिए, तो ये जो परिवार बनता है ये मजबूत परिवार बनता है और दिल से आपके साथ जुड़ता है। वो व्यक्ति कभी आपके लिए हिलेगा नहीं, आपकी गलत बात सुनेगा नहीं, आपके लिए कभी भी किसी के साथ गलत व्यवहार सुन नहीं सकता। तो इस तरीके से हम लोग परिवार को जोड़ेंगे और बिल्कुल मजबूती के साथ जोड़ेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में हमारी पार्टी को कोई समझिए कि कमजोर कर सकता है। तो पंकज कमल जी, अभी देश की 12 राज्यों में आपकी पार्टियां काम कर रही है और आप पहला चुनाव झारखंड से लड़ेंगे, तो आप झारखंड के 3 मुद्दे बताइए जिन पे आप सबसे पहले एक्शन लेना शुरू करेंगे। पहला, यहाँ पे जो कंपनी चल रही है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो यहाँ पर काम कर रही है, पर वो अपने गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रही है। पब्लिक के बीच में होकर पब्लिक के लिए काम करना चाहिए उनको, पब्लिक के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ पर CSR फंड्स का दुरुपयोग हो रहा है और जो डेवलपमेंट होना चाहिए उनके माध्यम से वो नहीं किया जा रहा है, जिसके ऊपर सबसे पहला फोकस होगा। उनको डेवलपमेंट करना पड़ेगा, उनको यहाँ पर काम करना पड़ेगा, तभी वो यहाँ पर काम कर सकते हैं। यहाँ के लोग उनकी वजह से नहीं मारे जाएंगे। हेलो, दूसरा, यहाँ पर गैर मजरूबा जमीन का बहुत बड़ी समस्या है। जिस जमीन पर यहाँ के किसान 20 साल, 22 साल, 25 साल, 28 साल से काम कर रहे हैं, जिस जमीन पे वो हमेशा से टैक्स भरते आए, यहाँ के गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया 2014 में, 13 में। ये बहुत
बड़ी गलती की सरकार ने, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। उस व्यक्ति ने जो भी उसको संजोया है, वो जमीन बिल्कुल बेकार पड़ा हुआ होता था, जिसको उन्होंने सिंचाई करके, उसके ऊपर मेहनत करके और उसको योग्य बनाया। और वैसे भी कानून में कहा गया है कि 8 साल के बाद अगर किसी संपत्ति पे आपका लगातार 8 साल तक अगर आपका आधिपत्य रहा हो, तो वो जमीन के मालिकाना हकदार जो है वो व्यक्ति हो जाता है। तो इस पर 28 साल, 20 साल, 25 सालों के बाद भी आप उस जमीन को कैसे छीन सकते हैं उससे? तो इसके ऊपर हमारा एक्शन होगा, ये हमारा मुद्दा होगा और इस पर हम लोग श्योर काम करेंगे। तीसरा, यहाँ की जो एजुकेशन प्रणाली है, जो यहाँ पर शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा पर और स्वास्थ्य पे, इस पे हम लोग बेहतर तरीके से काम करने वाले हैं, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य यहाँ पर जो है वो बिल्कुल लुटेरों की तरह काम कर रहे हैं, बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा है। और इतनी गंदी स्थिति है यहाँ पर शिक्षा की, आप जब स्कूल जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ बिल्कुल भंगार टाइप का लगेगा, आपको पूछने का मन नहीं करेगा। तो सरकार कर क्या रही है इसको? इन सब चीजों पर हमारा मेन फोकस है। ठीक है पंकज कमल जी, मैं इस पूरे वीडियो को थोड़ा सा समराइज कर देना चाहूँगा कि आपकी पार्टी अभी रजिस्टर्ड नहीं हुई, अभी आपको चुनाव चिन्ह नहीं मिला है। आपकी पार्टी 12 राज्यों में अभी काम कर रही है। आपकी पार्टी का मेन मुद्दा है कि बेरोजगारी को दूर किया जाए और शिक्षा में भी आप सुधार लाना चाहते हैं, ठीक है। और आप पहला जो चुनाव है वो आप झारखंड से शुरुआत करना चाह रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है पंकज कमल जी, और इस शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत